बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने ईरान पर पहले से 20 गुना ज्यादा ताकत के साथ हमले किए हैं, जिनके बहुत तबाहकुन नताइज बरामद हुए हैं। लेकिन इन हमलों से भी अहम बात सदर ट्रंप का वो खिताब है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो ईरान से मुज़ाकरात किए बगैर ही मसले को हल करने का इरादा कर चुके हैं, यानी कि वो ईरान पर एक बड़ी जंग और आखिरी जंग और फैसला कुन जंग का फैसला कर चुके हैं। और उन्होंने खिताब में पहली मर्तबा ईरानी क़यादत को बहुत ही बुरे अलकाब से याद किया है और ये कहा है कि अब जो मजीद हमले होंगे वो ईरान के अंदर तक होंगे। यानी अब तक तो इन्होंने साहली इलाकों में बमबारी की है, लेकिन अब ईरान के अंदर भी हमले होंगे। और इस दौरान ईरान के अंदर सरकारी टीवी पर पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ मुहिम चल पड़ी है और एक पासदाराने इनकलाब के हामी एक एमपीए ने, मेंबर पार्लियामेंट ने, जिसका नाम सईद काज़मी है या काज़मी है, जीएच से लिखा हुआ है, फारसी का मैं नहीं देख सका, सईद काज़मी ही होगा मेरे ख्याल में। उसने कहा है कि तैयब अर्दोगान को कत्ल कर दिया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ भी मुहिम चल रही है। जबकि ये आपके सामने है कि ईरान के सदर पज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अराग़ची, स्पीकर पार्लियामेंट कालीबाफ पाकिस्तान की तारीफ़ें करते नहीं थकते। उन्होंने पाकिस्तान की हिमायत भी की है, पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया है, पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ भी की है, पाकिस्तान से दोस्ती और अखुवत का इजहार भी किया है। लेकिन पासदारान की तरफ से ये कुछ हो रहा है। और आपने नोट किया होगा कि ईरान की जो पॉलिटिकल क़यादत है वो पाकिस्तान की तारीफ करती है, पाकिस्तान से दोस्ती चाहती है, पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहती है। लेकिन कभी आपने पासदारान के किसी कमांडर या रहबर कौंसिल के किसी आयतुल्लाह के मुंह से पाकिस्तान के लिए कलमा खैर सुना? यकीनन नहीं सुना होगा, इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान के हक में कभी कोई बात की ही नहीं। बल्कि जब ईरानी पार्लियामेंट में सियासी अनासर ने पाकिस्तान तशक्कुर पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के लिए शुक्रिया की करारदाद मंजूर की थी, तो उसके बाद ईरान के अंदर एक तूफान आ गया था कि ईरानी पार्लियामेंट के ये अरकान जो हैं ये गद्दार हैं पासदाराने इनकलाब की तरफ से। तो खैर इस मुहिम को हम छोड़ते हैं, इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनका जिक्र करने से पहले मुझे एक वाकया याद आया अपनी तालिब इल्मी के दौर का। हम 5-6 दोस्त पेशावर गए और फिर बहुत पुरानी बात है, और पेशावर गए और वहां से बाड़ा चले गए। बाड़ा में बहुत दुकानें थी एक गोल दायरे में, और अब तो पता नहीं वहां नक्शा क्या होगा। तो घूमते घूमते हमारे एक साथी को पता नहीं क्या सूझी, वो एक बंदूक की दुकान पर चला गया। हम भी उसके साथ चले गए और उसने सामने लटकी एक बंदूक की तरफ इशारा किया और कहा कि ये दिखाओ। उसने दिखाई, इसने कीमत पूछी, उसने कीमत बताई और इसने फिर वो बंदूक वापस कर दी हमारे साथी ने। तो दुकानदार ने कहा खरीदोगे? नहीं। तो इसने खरीदनी तो खैर हमने थी ही नहीं, और वैसे ही जैसे लड़के इस उम्र में चीजों का तजस्सुस होता है, तो उसने बात टालने के लिए कह दिया कि हम जरा आगे होकर आते हैं बात टालने के लिए। तो दुकानदार ने पता क्या कहा? उसने कहा कि अगर तुमने किसी दूसरी दुकान से ये बंदूक खरीदा तो हम तुमको इसी जगह गोली मार देगी। पता नहीं उसने गोली मारनी थी या सिर्फ डरा रहा था, धमकी दे रहा था, गुस्से का इजहार कर रहा था, या सचमुच उनका लाइफ स्टाइल इसी तरह का है कि जो किसी दूसरे की दुकान से खरीदे उससे गोली मार देते हैं। ये हमें पता नहीं था उस वक्त इन चीज़ों का, लेकिन हम खौफजदा हो गए और हमने बाड़े का दौरा मुख्तसर किया और वापस पेशावर आ गए। कहने का मतलब ये एक साइकी होती है जो माशरा कबूल नहीं करता, ना ही मार्केट कबूल करती है, ना ही गाहक कबूल करते हैं। लेकिन ऐसी साइकी वाले दुकानदार होते हैं, चाहे वो इस पर अमल ना कर सके, लेकिन उनकी दिल से ख्वाहिश यही होती है कि जो मेरे मुखालिफ की दुकान से सौदा खरीद रहा है मैं उसको हिलाक कर दूं। और ये चीज जो है सुसाइडल है, और ईरान ने यही गलती कर दी। और इस गलती के किस बरते पर उसने ये गलती की उस पर भी मैं बात करूंगा। कहा जाता है कि ईरान के अंदर जो एक सियासी कशमकश चल रही है और तेज हो गई है, ये उसका एक शाखसाना है। कैसे, वो हम बात करेंगे। लेकिन ईरान ने किया कि ओमान की साहली पट्टी में सफर करने वाले 3 जहाजों पर हमला करके उन्हें नुकसान पहुंचाया। एक जहाज को तो आग ही लगी, और जिस जहाज को आग लग जाए
وہ تو بڑے طویل عرصے کے لیے پھر بیکار ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ اس کی پوری تعمیر نو اور مرمت نہ ہو جائے۔ 2 جہازوں کو نقصان پہنچا، ایک قطر کا تھا، ایک سعودی عرب کا تھا، ایک لائبیریا کا تھا۔ تو پرچم بردار اصل میں تو کسی اور ملک کے ہوتے ہیں، پرچم جس کا لگا ہوا وہ ضروری نہیں کہ جہاز اسی ملک کا ہو۔ تو اس کے بعد ایک کیا کہنا چاہیے بے مثال قسم کا رد عمل آیا جس کی توقع نہیں تھی، اور یہ وہی سائیکی تھی کہ ہماری دکان سے سودا کیوں نہیں خریدتے، اس دکان پر کیوں جاتے ہو، کیونکہ ایران کا یہ آرڈر ہے کہ آبنہ ہرمز میں جو ہمارا علاقہ ہے جو ایرانی سال کے ساتھ لگتا ہے، جہازوں کو اسی میں سے گزرنا ہوگا۔ عمان نے جو راستہ کھولا ہے، جو کاریڈور بنایا ہے، ڈبل وے کاریڈور بنایا ہے، یعنی 2 جہاز ایک ساتھ سفر کر سکتے ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ، تو وہاں جو جائے گا ہم اسے تباہ کر دیں گے۔ اب نہ تو اس بات کی اجازت عالمی قانون دیتا ہے، نہ ملکی قانون دیتا ہے، نہ علاقائی قانون دیتا ہے، اور نہ ہی تجارتی اور کاروباری اخلاقی ضوابط اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ایک ملک دوسرے ملک کی حدود میں جا کر سفر کرنے والوں کو اس بات پر تباہ کر دے کہ انہوں نے اس ملک کی حدود استعمال کیوں نہیں کی۔ بالکل ایسے جیسے افغانستان کے ہوائی جہاز انڈیا کا سفر کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر سے سفر کرتے ہیں اور پاکستان کو اس کا کرایہ ملتا ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں یہ کاروباری معاملہ ہے، راہداری۔ اگر افغانستان کے جہاز پاکستان کا رستہ ترک کر دیں، چین کا رستہ اختیار کریں، یعنی جو تھوڑا مشکل بھی ہے، تھوڑا زیادہ بھی ہے، لیکن ظاہر ہے اس سے پاکستان کو نقصان تو ہوگا، تو کیا پاکستان افغانستان پر حملہ کر دے گا؟ کبھی اس کے جہازوں نے ہمارا روٹ اختیار کیوں نہیں کیا، چین کی طرف سے کیوں گزرے؟ دبئی، امارات، گلف کے سارے بندرگاہوں سے بہت سارے جہاز کراچی ہو کر آگے جاتے ہیں، بمبئی جاتے ہیں، سری لنکا جاتے ہیں، اور بہت سارے جہاز کراچی نہیں آتے، وہ سیدھا بمبئی جاتے ہیں، بمبئی سے پھر وہ جنوب میں جاتے ہیں۔ تو کیا پاکستان اس مسئلے پر انڈیا سے جنگ کر دے؟ کبھی تمہارے بہت سارے جہاز کراچی پر کیوں نہیں رکتے؟ ہمیں وہ سارا کرایہ ٹیکس وغیرہ کیوں نہیں دیتے جو بندرگاہ استعمال کرنے پر لیا جاتا ہے؟ عجیب و غریب قسم کی، اور یہ ایران کا سوسائڈل اقدام تھا۔ ایران کی عالمی فیور پہلے بھی بہت کم تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان جہازوں پر حملے کے بعد ایران کی عالمی حمایت صفر ہو گئی، بلکہ اس کی مخالفت ہو گئی، یہاں تک کہ نیٹو نے پہلی مرتبہ امریکی حملوں کی حمایت کی۔ نہ صرف یہ کہ کہا کہ یہ جائز تھے، بلکہ کہا کہ یہ ضروری تھے، یعنی ایران پر یہ حملے کرنے چاہیے تھے۔ یہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے کا بیان ہے، یعنی جو نیٹو کا سربراہ ہے تنظیم کا، اس کا یہ بیان ہے، اور یہ امریکہ کے لیے بھی بہت ہی خوش آئند اور ویلکم قسم کا بیان تھا جو اس نے دیا۔ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب عالمی رائے عامہ ایران کے کس قدر خلاف ہو چکی ہے۔ تو امریکہ نے جو پہلے روز حملے کیے اور پھر دوسرے روز بھی حملے کیے، ان حملوں میں ایران کو ماضی کے مقابلے میں 20 گنا زیادہ نقصان پہنچا۔ ماضی میں امریکہ نے بڑے حملے کیے اسی علاقے پر، پٹی ایک ہی ہے، یعنی جنوبی ساحلی پٹی جس میں ہرزگان کا صوبہ ہے، اور ہرمزگان کا صوبہ جو ہے، ہرمز کی آبنائے جو ہے، یہ کاریڈور، یہ اسی کا سال پر ہے۔ بوشہر کا شہر ہے، بندر عباس کا شہر ہے، کشیم کا جزیرہ ہے، سرک کا جزیرہ ہے، اور یہ سارے علاقے اس مرتبہ بھی بمباری کی زد میں آئے۔ لیکن اس مرتبہ امریکہ نے ایران کے راڈار سسٹم کا پورا سسٹم اکھاڑ کر رکھ دیا اور وہاں کی فوجی تنصیبات بھی اڑا دی۔ پہلے جس تنصیب پر 2 بم گراتا تھا امریکہ نے، اس مرتبہ وہاں کم سے کم 20 بم گرائے یا اس سے بھی زیادہ گرائے، بندے بھی مرے، فوجی بھی مرے۔ لیکن اس میں ایک خبر یہ چل رہی ہے کہ حملے سے 1 گھنٹہ پہلے امریکہ نے ایران کو بتا دیا تھا کہ ہم تمہارے فلاں 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 شہروں پر، جزیروں پر، اڈوں پر حملہ کرنے والے ہیں، بندے نکال لو، کیونکہ ہمارا مقصد فوجی تنصیبات تباہ کرنا ہے، بندے مارنا نہیں۔ تو فوجیوں کا انخلا ہو گیا، بہت کم فوجی مرے، لیکن مرے اس میں کچھ نہ کچھ فوجی اس میں مارے گئے، اور ان میں پاسداران انقلاب کے بھی کچھ لوگ شامل تھے۔ اور پھر ان کے رڈار سسٹم، ان کا ایئر ڈیفینس سسٹم، اور ان کے میزائل ڈپو، میزائل لانچنگ پیڈ، اور ڈرون طیاروں کے سینٹر، اور دوسری جتنی بھی تنصیبات تھیں جن کی تعداد کوئی 20 سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے، 20 یا 22، وہ سارے کے سارے امریکہ نے ان حملوں میں تباہ کر دیے ہیں، اور ساتھ ہی 60 کشتیوں کو بھی تباہ کیا ہے جن پر توپیں نصب تھی، دور مار گن نصب تھی، میزائل لانچر نصب تھے۔ کشتیاں کیا تھی؟ اچھی خاصی چھوٹی موٹی
जंगी चौकियां थी, वो भी तबाह कर दी। अब जवाब में जो ईरान ने एक बयान जारी किया वो बड़ा मजेदार बयान था। उसने कहा कि अमेरिका ने हमारे 80 टारगेट हिट किए हैं, तो हमने अमेरिका के 85 टारगेट हिट किए हैं, 85 अड्डे उड़ा दिए हैं। कहाँ? कुवैत में और बहरीन में। अब बहरीन और कुवैत में अमेरिका के चंद 5-7 गिनती के अड्डे होंगे। मसलन बहरीन में तो सिर्फ 2 अड्डे हैं, एक उनका फ्लीट हेडक्वार्टर है और एक एयरपोर्ट है, एयरफील्ड है। और कुवैत में शायद 2 या 3 हवाई अड्डे होंगे, कुछ और ज्यादा होंगे। तो लेकिन ईरान ने चूंकि वो बताना था अपनी कौम को कि उन्होंने 80 का स्कोर किया, तो हमने 85 का स्कोर कर दिया। और ये ज़ाहिर है वो नहीं बता सका कि ये 85 अड्डे थे कहाँ। अच्छा, अब सदर ट्रंप ने जो बयान किया उसमें तो खैर उसने एक बड़ी सख्त किस्म की जुबान इस्तेमाल की, गैर सिफारती भी कहा कि ईरानी धोखेबाज होते हैं, ये स्कम यानी गंद हैं, और फिर ये साइको सिख मरीज, जहनी मरीज किस्म के लोग हैं, बेईमान हैं, झूठे हैं, पागल हैं, और इन पर एतबार नहीं किया जा सकता, इनसे बात करना फजूल है, और मैं मुज़ाकरात को ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ। ये मुज़ाकरात अमन मुआहदा ख़त्म करने का जो ऐलान है, इसमें ख़ास बात यह है कि ये गैर रस्मी ऐलान है, रस्मी ऐलान नहीं है। गैर रस्मी ऐलान का मतलब ये होता है कि उसमें वापसी की गुंजाइश भी होती है। रस्मी ऐलान का मतलब ये है कि डिसीजन जो है वो उसको अनाउंस कर दिया, जैसा कि डिसीजन दूसरा हुआ कि ईरान के तेल की फरोख्त पर जो पाबंदी थी उसको अमेरिका ने ख़त्म कर दिया था। वो पाबंदी के खात्मे का फैसला अब ट्रंप ने वापस ले लिया, जिसके बाद ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि खलीज फार्स में ईरान के मिलियंस बैरल्स के जो जखीरे हैं जो जहाज़ों पर लदे हुए थे वो इन लिम्बो चले गए हैं, यानी अब वो बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि साथ ही अमेरिका का ये ऐलान भी आ गया कि अब वो ब्लॉकेड दोबारा करने जा रहा है, गल्फ का वो ब्लॉकेड जिसने ईरान को पिछली बार मजबूर कर दिया था मुश्तबा खमनाई को कि वो पज़श्कियान की तजवीज़ मान ले और मुज़ाकरात के मुआहदे पर दस्तखत कर दे, वरना मुश्तबा खमनाई पर पासदारान का सख्त दबाव था कि इस मुआहदे पर दस्तखत नहीं करने। लेकिन ये ब्लॉकेड था जिसने पासदारान की ताकत कमजोर कर दी और मुश्तबा खमनाई ने दस्तखत कर दी। और लेकिन ये साथ में ये भी कहा कि ये दस्तखत मैं पज़श्कियान की जिम्मेदारी पर कर रहा हूं, यानी कि अगर इसका कोई बुरा नतीजा निकला तो जिम्मेदार पज़श्कियान होगा, और मैंने पज़श्कियान पर एतबार करके यानी अपनी तरफ उसने बचा ली, अपनी साइड उसने बचा ली। तो अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है, और ट्रंप ने ये फिक्रा भी बड़ा माने खेज कहा कि ईरानी क़यादत कैंसर है और इस कैंसर को ख़त्म किया जाएगा, इस कैंसर से डील नहीं किया जाएगा, मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। मतलब यह है कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा अभी अमेरिका ने ऑफिशियली बंद नहीं किया। ट्रंप ने ऐलान करके अगरचे इशारा दे दिया कि बात उस तरफ जाएगी, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन जो तेल का वो मसला था वो बंद हो गया और ब्लॉकेड अब दोबारा होने जा रहा है। और ईरान ने ये सुसाइडल एक्शन क्यों किया, और उसकी वजह जो गैर मुल्की मीडिया है उसमें ये पता चलती है कि पज़श्कियान और सियासी क़यादत जो है उसके ईरान के जो मौलवी पार्टी है पासदारान इनकलाब, इनके साथ इख्तिलाफात बहुत गहरे हो गए हैं और पासदारान को ख़तरा हो गया था। और ख़तरे की वजह मैंने कल बताई थी कि ख़तरे की वजह ये थी कि सदर पज़श्कियान ईरान अमेरिका के साथ हतमी अमन के बाद पासदारान की तंजीमें नौ करने वाले हैं। तंजीमें नौ का मतलब कुछ भी हो सकता है। ऐसे लोग जो इंतहा पसंद हैं, जो पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ हैं, उनकी छुट्टी निस्बतन मोतदिल तो खैर पासदारान में बहुत कम है, लेकिन ज़ाहिर सख्ती में कमी होती है। कुछ ज़्यादा सख्त होते हैं, कुछ कम सख्त होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मामलात की सूरत हाल की नज़ाकत को समझ लेते हैं और उसमें उनके रवैये में तब्दीली आ जाती है। तो इस चीज को भांपते हुए पासदारान इनकलाब ने सदर पज़श्कियान और उनकी हुकूमत की इजाजत या मंजूरी बल्कि उनकी इतला के बगैर ही ये हमले कर दिए ताकि मुज़ाकरात सबूताज हो जाए, और वो लगता है कि वो हो गए। अब जब ट्रंप ये कहता है कि हम ईरानी क़यादत एक कैंसर है तो उसको ख़त्म करेंगे, और साथ ही ये कि ईरान का जो एटमी मसला है, ये ईरान का जो भी मसला है, इसको हम डील के बगैर ख़त्म करेंगे, यानी अब कोई डील नहीं होगी। और फिर ये कि वो ईरान को जो मुराद का जो पैकेज जो अभी बड़ी डिले में था कि होना होगा, इस तरह होगा, उस तरह होगा, इन शर्तों के बाद होगा, उन शर्तों के बाद होगा, वो सारा भी ख़त्म हो गया। अब ईरान को कोई डॉलर नहीं मिलेंगे, कोई मुंजमद असासे
डी सील नहीं होंगे, कोई फंड कायम नहीं होगा, किसी किस्म की तामीर नौ की मदद नहीं की जाएगी। यानी ईरान ने हर चीज से हाथ धो लिया और ये उनकी बहुत बड़ी मिस कैलकुलेशन है कि वो अपने ड्रोन तैयारों या मिसाइलों की मदद से जंग का पांसा पलट देंगे। अमेरिका बहुत दूर बैठा है, जबकि अमेरिकी अड्डे ईरान के बॉर्डर पर बैठे हैं। ईरान अमेरिकी अड्डों का जितना नुकसान कर सकता है उससे 100 गुना ज्यादा नुकसान ईरान को अमेरिका पहुंचा चुका है और ईरान इस मरतबा कुछ ज्यादा ही बड़ी मिसकैलकुलेशन कर बैठा है। और ये गलती ईरानी सियासी क़यादत की नहीं है, ये पासदारान की है। और खमनाई का जनाजा जो हुआ है उसके बाद जो सूरत हाल ईरान के अंदर डेवलप हुई है वो ये है कि एजिटेशन की फजा हुकूमत के खिलाफ बन रही है, क्योंकि इन जनाजों के इन जुलूसों ने और नुमाइश ने और कुव्वत के मुजाहरे ने और उनमें लगाए जाने वाले नारों ने ईरानी अवाम के इश्तियाल में इजाफा किया और वो पहले से ज्यादा इस हुकूमत के खिलाफ हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो डरे हुए हैं कि जैसे सदर ट्रंप ने भी कहा कि जनवरी के हंगामों में ईरानी हुकूमत ने 54,000 शहरी कत्ल किए, ज्यादा कत्ल किए, लेकिन ट्रंप ने बहरहाल 54,000 कहा है। 1 लाख का तो रजिस्टर उनका सरकारी बता रहा है कि जनवरी के मुजाहिरीन पर जो इन पासदाराने इनकलाब ने फायरिंग की, घरों में घुसकर मारा, तो उन शहदा की तादाद 1 लाख से ज्यादा है, लेकिन ट्रंप ने 54,000 की फिगर दी है। अच्छा, अब कतर और ओमान जो अब तक ईरान के लिए नरम गोशा रखते थे, अब सख्त तरीन अल्फाज में, सफारती जबान में सख्त लफ्ज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, नरम भी और सख्त तरीन भी, सख्त तरीन अल्फाज में ईरान की मजम्मत की है और गोया कि उन्होंने बता दिया है कि अब ईरान हमसे कोई रियायती रवैये की तवक्को मत रखे। अच्छा, यहाँ मुझे एक और बात याद आ गई कि पाकिस्तान में खमनाई साहब के बहुत अकीदतमंद हैं और एक उनकी जो फजा बनाई जा रही है कि वहाँ तो करोड़ों अफराद हैं जनाजों में और पता नहीं वहाँ क्या एक इनकलाब आ गया है। इनकलाब तो खैर पहले से आया हुआ है, तो उसमें अली खमनाई की शख्सियत को बहुत बड़ा बनाकर पेश किया जा रहा है और इस तरह के अल्फाज मैंने देखे कि वो तो बड़े ही शफीक किस्म के हुक्मरान थे और बड़े ही बहादुर किस्म के लीडर थे। अच्छा, क्या वाकई ये बहादुरी है कि जब ये रिपोर्टें आई कि अमेरिका और इसराइल खमनाई को कत्ल करना चाहते हैं तो अली खमनाई साहब कई महीने बंकर में बंद रहे, बंकर से बाहर नहीं आए, यहां तक कि रिपोर्टें छपी कि बंकर का जो सहन है, कोर्ट यार्ड है, जो बंकर का खुला हिस्सा, उस चहलकदमी के लिए जो बनाया गया था ताकि खमनाई साहब को अगर कभी ताज़ा हवा की ख्वाहिश हो तो वो इस सहन में घूम सके। वो इस सहन में आने की जरूरत नहीं करते थे और मुसलसल बंकर में छुपे रहे और बंकर ही में मारे गए। और कुरान में आता है ना कि ये मौत तो आती है, चाहे कोई बुरूज मुशय्यदा में जा छुपे, तो खमनाई साहब बुरूज मुशय्यदा में छुपे रहे लेकिन बच नहीं सके। और शफीक के माने क्या होते हैं ये भी हमें बता दिए जाए कि खमनाई साहब के हुक्म पर शाम में, यमन में, लेबनान में, इराक में 15 लाख मुसलमान कत्ल किए गए। 15 लाख मुसलमानों को कत्ल करना ये शफकत है। और फिर ये कि ईरान के अंदर खमनाई के हुक्म पर 2 से 2.5 लाख लोग कत्ल किए गए सियासी मुखालफत की बुनियादों पर, और 10-10, 12-12 साल के बच्चों को भी थोक के हिसाब से फांसियां दी गई। सड़कों पर क्रेनें खड़ी करके उनके साथ बच्चों को लटकाकर उनकी गर्दन में फंदा और उनको फांसियां दी गई। और उनमें ये अफराद शामिल नहीं हैं जो जनवरी के हंगामों में मारे गए, जिनकी तादाद ट्रंप ने 54,000 बताई और दूसरे लोग 1 लाख से ज्यादा बताते हैं। तो अगर इनको भी मिला लिया जाए तो खमनाई साहब ने 3 लाख ईरानी मारे, अपने वतन के 3 लाख शहरियों को और दूसरे ममालिक के 15 लाख अफराद को कत्ल करने वाला शख्स अगर उसे शफीक कहा जाएगा तो फिर इसके डिक्शनरी में माने बदलने पड़ेंगे। तो नाज़रीन, सूरत हाल एकदम फिर नाजुक हो गई है और लगता है कि इस मरतबा ट्रंप मामले को फिनिश करना चाहते हैं। तो इस सूरत में पाकिस्तान की सूरत हाल क्या होगी? पाकिस्तान पहले ही बहुत मसाइल से दो चार है। बलूचिस्तान में पिछले 2-3 दिनों में या शायद 4 दिनों में
42-43 पाकिस्तानी जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस के फौजी, फ्रंटियर कोर, पुलिस इतने शहीद हुए हैं। इस हद तक दहशत गर्दी वहां बढ़ गई है और वहां बलूचिस्तान में हमें कोई हुकूमत नजर नहीं आती। मिसाल के तौर पर ज़ियारत का वाकया, जहां पुलिस वालों ने कई घंटे, शायद 5 घंटे तक दहशत गर्दों को रोका और बहुत कम तादाद में होने के बावजूद 350 के जत्थे से मुकाबला करते रहे और 5 घंटे तक सरफराज बुगटी की हुकूमत से वो मिन्नतें करते रहे कि कमक भेजो, हम इनका सफाया कर देंगे। लेकिन बुगटी साहब अगर कहीं जाग रहे होते तो ये करते ना, बलूचिस्तान में कोई हुकूमत होती तो ये करती ना। कुछ नहीं किया। नतीजा ये निकला कि 5 घंटे के बाद पुलिस वालों की, जिनकी तादाद बहुत कम थी, सिर्फ 22-23 जवान थे, तो उनकी गोलियां खत्म हो गई। उन्होंने घेर लिया, 9-10 को शहीद कर दिया, 9-10 को साथ पकड़ कर ले गए। तो ये है बलूचिस्तान की हुकूमत। अगर यही हुकूमत रही तो बलूचिस्तान में मसाइल और ज्यादा बढ़ेंगे, सूरत हाल और ज्यादा पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो जाएगी। मसला हल होता हुआ नजर नहीं आता। नाज़रीन, इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।